हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सपी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। और उसमें बुक है जो आपकी, उसका नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो इसमें प्रश्नावली 1A का आज हम लोग पहला सवाल देखेंगे। तो पहले सवाल में बताया गया है कि 135 और 225 के बीच का HCF ज्ञात करना है। वो भी किस एक विधि है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ज्ञात करना है हमको इसमें HCF। और जो मेथड बोला है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस विधि से हमको बताना है कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा। तो HCF के लिए जैसे पहले निकाला जाता था किसी भी संख्या का, जैसे इस संख्या का देखिए, तो इसको 135, ये सबसे बेसिक मेथड है। उसके बाद इसी मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे लिखनी है। इस विधि से पहले ये आप आसानी से ये समझ लें, उसके बाद फिर इसको बहुत आसानी से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 135 जो छोटी संख्या हो वो इधर लिखेंगे, उसके बाद जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिखेंगे। उसके बाद सिंपल जैसे भाग किया जाता है वैसे करना है। तो जैसे इसका 2 बार में करें तो 2 बार में हो जाएगा 270। ठीक है, तो 270 करना नहीं तो एक बार में लिखेंगे 135, 0 बचा, और यहाँ से 12, और 12 में से 3 गए तो 90 बचेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ऐसे भाग का निशान लगाइए, जो संख्या ऊपर बची हुई है इसको नीचे लिखिए। तो 135 अभी 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा एक बार में। तो एक बार में जैसे लिखे तो यहाँ पर 90 हुआ, माइनस किए 5 आया। उसके बाद 13 से जैसे 9 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब उसके बाद वहीं सेम रिपीट करना है कि ये संख्या बच गई। इसके बाद जो ऊपर है उसको यहाँ पर ला के लिखेंगे, वैसा भाग का निशान लगा करके। जैसे यहाँ 135 था, नीचे 90 था, तो 90 बचा तो उस निशान लगा, ऊपर वाली संख्या उतार दी। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो नीचे बचा उस पर निशान लगाना है, ऊपर वाली संख्या फिर उतार देनी है। तो 90, अब यहाँ से ये 2 बार में चला गया तो यहाँ पर शेष जो है वो 0 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर शेष और यहाँ पर शेष 0, जैसे ही शेष 0 आता है तो ये जो संख्या लिखी होती है यही है आपका HCF। तो इसका HCF आ गया। तो ये एक विधि है जिसके जरिए आप निकाल सकते हैं। अब इस विधि से हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे। इस सवाल को पेपर में जैसे आपको जैसे हल करना है, एक बेसिक मेथड ये हो गया, लेकिन विधि ये बोली है तो अब इस विधि से करेंगे। तो इसका जो पैटर्न होता है वो होता है C बराबर DQ प्लस R। ठीक है, जैसे भाज्य भाजक भागफल वाला कॉन्सेप्ट होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो वही वाला मेथड से ये सवाल हल कर लेंगे। सबसे पहले ये पैटर्न लिख लेंगे। यूक्लिड जैसे हल करने के एक स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, ये तो एक समझने के लिए था कि ऐसे कर लेंगे साइड में आप, उसके बाद जब इसको लिखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 ये हो गया, जहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम C बराबर DQ प्लस R। इसको आप ना लिखेंगे तब भी, लेकिन ये आपको समझने के लिए बता दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले भाज्य यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। तो 225 लिख दिया। इस विधि से आपको स्टेप 1 ये है, उसके बाद स्टेप 2 ये है, फिर उसके बाद एकदम सेम स्टेप आ गया। ये खाली नहीं लिखना, उसके बाद ये नीचे जैसे आएगा वैसे आंसर आपको इसी तरीके से लिखना रहेगा एग्ज़ाम में या जब सवाल आप हल करें इस विधि से। तो इसके लिए 225 लिखा। अब उसके बाद भाजक यानी कि 225 ये हो गया। अब उसके बाद ये संख्या लिखेंगे 135। ठीक है, इसके बाद जितने से गुणा किया वो यानी भागफल 1 आया, प्लस लिखना है शेषफल कितना बचा था हमारा 90, तो हम लोगों ने 90 लिख लिया। अब यहाँ पर फिर से पैटर्न क्या बदला कि अब भाज्य हमारा क्या हो गया, ये 135। जैसे यहाँ पर भाज्य था 225, तो उसको सबसे पहले लिखे। अब ये तो स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब ये स्टेप बचा, समझो सवाल ये है, यहाँ से 135 ये है तो 135 लिख लीजिए। ठीक है, 135 अब बराबर ये है क्या, ये है भाजक, तो इसको लिखेंगे 90 गुणे ये संख्या जो भागफल आया 1
प्लस जो शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा था, 45 बचा था, 45 लिख लिया। अब अगली बारी में क्या करना है, ये चीज़ करनी है, ये 90 बचा था 45। अब यहाँ से इस सवाल को देखिए, सबसे पहले भाज्य लिखना है, तो भाज्य कितना है यहाँ पर 90, 90 इधर लिख लिया बराबर करके। जो ये संख्या थी 45 और इसका गुणा करके लिखना है, जैसे यहाँ पर किया था 90 गुणे 1, यहाँ पे 135 गुणे 1, ये देखो उसी तरीके से 45 गुणे 2 करना है, 45 गुणे 2 प्लस शेषफल जो बचा था वो लिखना है, शेषफल 0 बचा तो 0 लिख लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे चूँकि, ये चूँकि का निशान होता है, चूँकि R तो है, अतः HCF हो गया कितना हमारा, ये चीज़ संख्या, ये चीज़ मतलब ये, यानी कि 45। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सवाल हल करने हैं। ये पहला सवाल था, हल हो गया। अब और हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में आपको बोला है 196 और 38,220 के बीच का HCF निकालना है। तो दूसरा नंबर जैसे इसी स्टेप से आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद उस स्टेप से करिएगा। अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं लगाते लगाते तो डायरेक्ट उसी मेथड को यूज करें, लेकिन जनरली पहले ये ऐसे लगा लें आप, उसके बाद ऐसे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल है 196 और 38,220 इसके बीच का निकालना है। तो यही वाला ये वाला कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट ये चीज़ हल कर लीजिए, जैसे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या को इधर लिखेंगे, बड़ी संख्या नहीं भाज्य, 38,220 बराबर, ये जो भाजक होता है उसको लिखेंगे। अब इसके बाद भागफल लिखा जाएगा प्लस शेषफल। तो इसमें किसी संख्या से गुणा कराया जाता है तभी तो कुछ शेषफल आता है। तो इसमें जब लगभग 195 का 95 का हाँ गुणा करा देंगे तो प्लस जो शेषफल है वो 0 बच जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है, ये जहाँ पर शेषफल 0 बचता है तो इधर वाली जो चीज़ होती है वो आंसर हो जाती है। यहाँ पर शेषफल 0 बच गया तो ये चीज़ जो है HCF हो गई हमारी। तो इसका HCF आ गया 196। आप चाहे तो इस मेथड का यूज करके उसके बाद ये मेथड लगाएं, या फिर डायरेक्ट इसी मेथड का यूज करके सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा वाला स्टेप ये वाला लिख लीजिएगा कि C बराबर DQ प्लस R। ठीक, बस इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सवाल हल कर देंगे। पहले सवाल छोटे ही हैं, तो ये 2 हो गए कंप्लीट। और हम लोग देखते हैं अभी तीसरा सवाल। तीसरे प्रश्न में 867 और 255 के बीच का HCF ज्ञात करने के बोला गया है। तो इसमें सबसे पहले ये है एक बेसिक पैटर्न जिसके ज़रिए HCF निकाला जा सकता है। इसी से हम लोग बनाएंगे जो सवाल में बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके ज़रिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि जो C बराबर DQ प्लस R होता है वो कैसे निकालेंगे। तो ये आपको नहीं लिखना है, लिखना यहाँ से है। ये तो एक समझने के लिए है, आप भी अपनी कॉपी में किया करें ताकि कैलकुलेशन इधर मतलब गलती ना हो मेन चीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले 867 इधर, अभी पहले सवाल में जो कराया गया था उसमें जैसे बताया बिल्कुल सेम 867 इधर, इसका गुणा करके इसके साथ यानी कि 255 है, 255 गुणे 3 प्लस ये जो यहाँ से शेष बच रहा है 102। उसके बाद ये चीज़ 255 बराबर इसका गुणा यानी कि 102 गुणे 2 प्लस जो शेष बचता है 51। उसके बाद ये चीज़ पैटर्न ऐसे चलता है कि यहाँ से एक सवाल समझो हो गया, उसके बाद ये सवाल, इसके बाद ये सवाल। तो इस सवाल में जैसे था 867 लिया, उसके बाद इसका गुणा करके ये चीज़, ठीक है। उसके बाद ये एक पूरा सवाल है, तो उसके बाद 255, 102 और 2 का गुणा करके शेष 51 बचा। अब इसके बाद यहाँ पर करेंगे, ये पूरा मान लिया सवाल है, तो उसके बाद 102 यहाँ से 51 गुणे 2 प्लस शेषफल बच रहा है 0। तो जहाँ पर शेषफल R की वैल्यू 0 आ जाए तो ये जो इधर लिखा होता है वही होता है HCF। तो इसका HCF हो गया 51। ठीक, तो ये थे मतलब प्रश्नावली 1A के पहले के 3 सवाल तक कंप्लीट हो गए हैं। और चौथे सवाल में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बताना है कि 240 और 228 के बीच का HCF। ठीक है, 240 और 228 के बीच का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये था उसका तीसरा सवाल। और ये इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल है कि 240 और 228 है शायद, जी 228। तो इसमें 228 इसको इधर थोड़ा करिए ताकि उधर सवाल करने के लिए जगह बच जाए।
तो यहाँ से हो जाएगा 228 इधर, 240। मतलब पैटर्न हर किसी का सेम है, सवाल बिल्कुल ईजी है, आप समझ लें, बहुत आसानी होगा। जैसे 228 से एक बार में हुआ तो 228 बचा, नीचे 12, यहाँ से ये चीज़ 228 इधर एज उतारनी है। अब ये जाएगा 10 बार में करेंगे 120 आएगा, इधर है 12 तो इसको करेंगे लगभग 20 बार में, तो 20 बार में भी कम रह जाएगा। रुको, कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 19 बार में, 20 बार में ट्राई करिए पहले। 20 बार में किया, 12 दूना 24, ज़्यादा हो गया। तो ये 19 बार में देखिए एक बार, तो 19 से कम 19 दूना 38, 38 के 8 आ गया, 19 एक कम 19 और 19 3 हो गए 22। तो यहाँ से जो SCF आ गया वो कितना आ गया, 12। अब इसको पैटर्न में कैसे लिखना है, पैटर्न में इसको लिखना है कि 240, पहले ये वाली चीज़ लिखेंगे C बराबर DQ प्लस R, यहाँ से C बराबर DQ प्लस R, ये स्टेप 1 होता है। उसके बाद 240, 228 और 1 का गुणा प्लस जितना भी शेषफल रहा हो 12। अगले स्टेप में ये सवाल हो गया तो 228, यहाँ से इसका गुणा यानी कि 12 गुणे 19 प्लस शेषफल जितना रहा हो, शेषफल है 0, तो यहाँ से जो SCF की वैल्यू है वो 12 आ गई है। तो ये दूसरा सवाल भी हो गया कंप्लीट। और अभी देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरे में आपसे बोला है कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से बताना है 92,690, 7378 और 7161 का SCF ज्ञात करना है। तो इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपको 2 संख्याएं दी जाती हैं, तो उसके बाद SCF निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा सवाल है इसमें 3 संख्याएं हैं, तीसरा सवाल है, संख्या भी 3 दी हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये है तीसरे प्रश्न का बेसिक पैटर्न, जिसके जरिए 3 संख्या जिसमें दी हों तो उसका SCF निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे कि जो 2 बड़ी संख्याएं दी हुई हैं इन तीनों में, ठीक है। तो जैसे ये 2 बड़ी संख्याएं हैं तो इसमें पहले इसका SCF निकाल लेंगे, ठीक। जो आएगा उसके साथ जो लास्ट वाली संख्या बची है इसका SCF निकाल देंगे। तो जो इसके साथ और इसके जो इसका लास्ट में आएगा और इसके साथ निकालेंगे वही SCF हमारा माना जाएगा। जैसे इसका निकालेंगे उसके साथ इसका और लास्ट का निकालेंगे तो आंसर सेम ही आना है, लेकिन माना यही वाला जाएगा जो लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले ये है बेसिक पैटर्न, इसके मतलब 7378 और इसके बीच ये 2 बड़ी हैं इन तीनों में, तो इनका SCF निकाल लेंगे इस विधि से। तो यहाँ से आ गया 62 और इसके बाद अब 62 और जो लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला क्या बचा है कि 62 बचा है, 62 तो यह है और लास्ट वाला ये है 7161। अब इसके बीच का SCF निकाल दिया, वो भी 62 ही आया। SCF वो माना जाता है जहाँ पर जो बाहर शेषफल है वो 0 बचे, तो इधर की जो संख्या होती है वो हो जाती है भागफल बोले, सॉरी वो क्या बोलते हैं इसको, SCF हो जाती है इसमें यहाँ, और इसमें ये चीज़ है SCF। तो ये तो एक मतलब बेसिक पैटर्न है। अब इसके ज़रिए जो यूक्लिड विभाजन होता है उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इधर देखिए जहाँ से शुरू करते हैं और इस शायद आ जाएगा, ठीक है। पहले लाइन खींच दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे C बराबर DQ प्लस R से। तो यहाँ से ये जो ये पैटर्न है बिल्कुल सेम ऐसे फॉलो करके इधर लिख देंगे। जैसे ये चीज़ लिखेंगे कि SCF ऑफ 92,690, SCF ब्रैकेट में 92,690 कामा लगा करके 7378 बराबर हो जाएगा। ये चीज़ सबसे पहले बड़ी वाली संख्या 52,690, उसके बाद 73 नहीं सॉरी ये बराबर करके, ठीक है, 73 78 यहाँ से बराबर करके और इसके बाद इसको 12 से मल्टीप्लाई किए तो शेषफल हमारा आया था जहाँ पे 4154। 4154, ठीक है। अब अगला सवाल बन गया कि इस भी एक सवाल बन गया, तो यहाँ से लिखेंगे कि 73 78 बराबर इसका इसके साथ गुणा, यानी कि 4154 गुणे 1 प्लस जो शेषफल बचता है, शेषफल बन रहा है 3224, 3 2 2 4। उसके बाद अब सवाल ये बन गया, तो ये चीज़ उसके बाद इसका गुणा करके ये शेषफल, तो ये लिखेंगे 4154 और इसका गुणा 3224 गुणे 1 प्लस शेषफल जितना बच रहा हो 930।
ये चीज़ बराबर करके लिख जा रही है, ताकि जैसे आप भागफल में होता नहीं था, इसका गुणा करेंगे, उसके बाद ये चीज़ जोड़ देंगे शेषफल, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसकी मान आ जाएगा। जैसे आप इसका गुणा करिए, 32 24 का इसके साथ गुणा करके 930 जोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 930 तक हो गया। अब अगली वैल्यू में करेंगे। ये वाला सवाल यहाँ तक समझो हो गया। अब ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही मतलब लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये आप साइड में कर लीजिए ताकि आपको इधर का लिखने में दिक्कत ना आए। बाकी करना है ऐसे ही है। तो इसके बाद लिखेंगे 3224 बराबर इसका 930 का गुणा 3 के साथ प्लस शेषफल बचता है जो 434। ठीक है, 434 बच गया। अब ये 930 वाला लिखेंगे, 930 ये बराबर होगा 434 गुणे 2 के प्लस जो भी शेषफल बच रहा हो, शेषफल बचता है 62, तो यहाँ से आ जाएगा 3 434 बराबर, उसके बाद ये वाली कैलकुलेशन देखिए, 434 बराबर 62 गुणे 7, 62 गुणे 7 प्लस 0, तो यहाँ से जो HCF आ गया है वो आ गया है 62। ठीक, ये आ गया है HCF। वो किसका है, तो ऊपर लिखा हुआ है, यहीं से हल करते आए हैं। अब लिखेंगे अतः लिखे, पहले एक और कैलकुलेशन कर लीजिए कि जो 62 आया है और ये जो वैल्यू थी आपकी ये 7161, इसका आप HCF निकालिए। तो इसके लिए तो ये हल किया गया है, इसको मतलब सेम ऐसे लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे HCF ऑफ कितना है 7161 कामा 62, बिल्कुल इसी वाले पैटर्न से करना है। तो सबसे पहले 7161 इधर, यह बराबर होगा 62 गुणे 115, 62 गुणे 115 प्लस जो शेषफल आ रहा हो, शेषफल आ रहा है 31, तो 31। उसके बाद अगली वैल्यू आएगी यहाँ से 62 बराबर 61, 62 बराबर 31 गुणे 2 प्लस 0, क्योंकि शेषफल यहाँ पर 0 बच गया। तो ये इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे अतः, यहाँ से इसके नीचे लिखना है, जगह नहीं है तो लिखेंगे अतः, इतना लिखने के बाद लिखें अतः HCF ऑफ 92,690 कामा 7378 बराबर 62 तथा HCF ऑफ, ये तो पहली दो संख्याओं का निकाला, उसके बाद जो यहाँ से निकाला है HCF ऑफ किसका 7161 कामा 62 का बराबर, यहाँ से इतने का HCF यानी कि 92,690 और 7378 का HCF आया 62, और उसके बाद जब हमने 62 और ये जो बचा था इसका HCF निकाला तो ये आया 31, तो वैल्यू यही वाली मान्य होगी। तो यहाँ से इसका HCF आ गया था 31, तो लिखेंगे अतः, यहाँ से अतः HCF ब्रैकेट में आप पूरा एक पैटर्न में लिखेंगे। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो लिखेंगे 92,690 कामा लगा करके 7378 और फिर कामा लगा करके यहाँ पे लगा दीजिए, और जो लास्ट में संख्या बची है 7161। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, जो लास्ट में वैल्यू आई है 31। ठीक है, तो ये आपका आंसर समाप्त हो गया है। तीसरा सवाल था, काफ़ी बड़ा सवाल था। तो इसमें जैसे कि मैं बता दूं, आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, यहाँ से ये चीज़ आपको कुछ नहीं लिखनी है। जैसे आप सवाल हल करेंगे तो ये चीज़ आप केवल समझने के पर्पज़ से बताई गई थी, ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी साफ़ हो पाए, यानी कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत ना है। तो ये चीज़ आपको इतनी नहीं लिखनी है, यहाँ से शुरू करना है और ये चीज़ उतारते उतारते बिल्कुल एकदम सेम यहाँ तक आ जाना है और लिखना अतः HCF ऑफ यानी कि इतने का आ गया 62, और उसके बाद HCF इतने का जो लास्ट में आया था 62 और उसके साथ इसका निकाले तो आ गया 31, तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ टोटल का जो लास्ट में वैल्यू आती है यही लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल भी हो गया समाप्त, और अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बताना है कि 306 और 1314 का HCF ज्ञात करना है। सवाल काफ़ी सरल है। ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा सभी बिल्कुल एकदम मतलब इजी सवाल हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं है। तो इसमें जो तीसरा है, चौथा है वो सरल है, काफ़ी सरल है। पाँचवा थोड़ा सा कठिन है, पाँचवा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी छठा भी बहुत ईजी है, आसानी से आप कर लेंगे।
जो चौथा और छठवां है ये आपको ऐसे स्क्रीन पर ऐसे सवाल लगा करके दे दिया जाएगा एक पेज के रूप में, उससे आप देख लेंगे। बताने लायक उसमें है कुछ नहीं। आप जैसे ही आप पांचवा देखेंगे आप समझ जाएंगे, या फिर यहीं देखेंगे तो समझ जाएंगे, या फिर ये देखेंगे तो समझ जाएंगे। चौथे पाँचवें में आपको ऐसे ही लगाना है, जैसे ये सब लगाया है ऐसे लगाना है। आपको पाँचवा बता दे रहे हैं, बाकी चौथा और छठा आपको ऐसे स्क्रीन में लगा कर दे दिया जाएगा। आप आसानी से उसमें पढ़ सकते हैं, कहीं भी एक भी मतलब वो नहीं रहेगा कि आप समझ ना पाएँ। पाँचवें प्रश्न में 657 और 963 का निकालना है HCF। तो इसके लिए वही पुरानी विधि से लगा लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या होती है उसको इधर लिखेंगे, बड़ी संख्या बीच में, मतलब भाग एक समझ लीजिए एक प्रकार का। तो इसमें भाग में तो होता नहीं कि छोटी संख्या इधर लिखेंगे, बड़ी संख्या इधर लिखेंगे, छोटी इधर लिखेंगे, छोटी इधर रहेगी बड़ी बीच में। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, ये एक बार में जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लिखेंगे तो 657। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो 13 से 6 गया, 13 से 7 गया 6 बचा। यहाँ पर एक एलसीएम देखा, 5 से 5 गया 0 बचा, और यहाँ से बचा 3 हो गया 306। उसके बाद ये संख्या नीचे उतारी जाएगी 657। अब ये जाएगा दो बार में चला जाएगा, दो बार में आएगा यानी 612। तो यहाँ से माइनस किया तो आ गया 5, ये 4 आ गया 45, और इधर आ गया 306। अब ये डिवाइड होगा लगभग 6 बार में, 6 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के 30 का 0, 30 का हुआ 0, हासिल आया 3, और उसके बाद 6 चौक 24 और 3 हो गया 27। माइनस किए 6, 10 से 7 गए 3 बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ से आ गया 45, इसको हटा दीजिए, और उसके बाद ये संख्या नीचे उतारी जाती है। बिल्कुल सेम पैटर्न आपको तीसरे सवाल में जो भी दिखाया गया था स्क्रीन पे, बिल्कुल यही पैटर्न लगाना है, उसमें आसानी समझ लेंगे। और छठा जो अभी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, एक समझ लीजिए, बाकी 3 तो बस कैलकुलेशन के हैं। ठीक है, तो यहाँ से 45, अब ये एक बार में डिवाइड होगा, आ जाएगा 36, माइनस करेंगे तो 15 से 6 गया तो आ गया 9। ठीक, यहाँ से एक एलसीएम मतलब एक हासिल है इधर, 15 से 6 9, यहाँ पर बचा कुछ नहीं और आ गया 36। 36 को 4 से, जहाँ पर वैल्यू 0 प्राप्त हो तो इधर की जो संख्या होती है वो हमारा हो जाती है HCF। तो यहाँ पर इस सवाल का HCF जो आ गया वो आ गया 9। ठीक है, HCF ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये सवाल 5वां समाप्त हो गया। छठा भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सातवें प्रश्न में बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें दर्शाना यह है कि कोई संख्या है, पहली संख्या है 6q, ये 7वां सवाल है, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। इसमें ये चीज़ दर्शानी है कि ये विषम धन पूर्णांक हैं। ठीक, तो यहाँ से हल जब आप स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल एकदम इसी स्टेप बाय स्टेप आप हल करेंगे, जैसे आप कॉपी में लिख रहे हैं तब भी, एग्ज़ाम में करें तब भी। तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b = 6। अब सवाल ये आता है कि ये b = 6 कैसे। तो जो इसका बेसिक पैटर्न होता है c = dq + r से। तो यहाँ से जो ये वैल्यू होती है वो q की है, r की वैल्यू ये देखो 1 है, यहाँ पर 3 5 r की वैल्यू की, तो ये d होता है, कहीं कहीं पर b होता है, तो इससे जो इसकी वैल्यू है b की वो 6 आ गई है। ठीक है, तो लिखेंगे माना ये कोई धन पूर्णांक है और इस b की वैल्यू हमेशा नहीं, b की वैल्यू तो 6 है, तथा लिखिए जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी या बराबर होगी किससे, 5 के। r की वैल्यू हमेशा 5, यदि किसी संख्या का जब आप भाग करेंगे तो ऐसे पैटर्न में हमेशा ये आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये जो संख्या होती है इसकी जो ये वैल्यू दी हैं ये हमेशा इससे एक छोटी मिलेगी आपको,
एक छोटी रहेगी, इसके बराबर नहीं हो सकती, इससे कम 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 6 नहीं हो सकती, इसके बराबर नहीं आ सकता। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई कि इतनी हो जाएगी। तो आर की वैल्यू आप 1 0 मान सकते हैं, 1 2। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखें माना आर बराबर 3 4 5। यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5। एक मान को क्रमशः रखने पर किस में रखना है, ए बराबर या सी बराबर, अधिकतर सी बराबर, लेकिन यहाँ पर ए बराबर डी क्यू लिखिए या बी क्यू लिखिए, बी क्यू प्लस आर में। यानी कि एक पैटर्न है, वहीं ए बराबर सी बराबर डी क्यू प्लस आर से निकाला गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से ए बराबर पहली चीज़ हो जाएगी, बी की वैल्यू तो 6 है, क्यू की वैल्यू क्यू है, प्लस आर की वैल्यू रखनी है। आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ये मान रखने पर, तो आर की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ से ए बराबर मिलेगा 6 क्यू। ठीक है, दूसरा मिलेगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, आर की वैल्यू बढ़ाते चले जाइए, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ पर इतने मान संभव है कि हाँ ये चीज़ इतनी तरीके से आ सकती है। तो इसमें बताना था विषम पूर्णांक बताने हैं। तो जैसे देखने से पता चलता है कि ये सम है, ये भी सम है और ये सम है। आप समझ तो गए ऐसे लिखना है, मतलब ये विषम है या सम है, बाकी जितने बच गए वो विषम है। लेकिन आपके समझने से हर चीज़ें होती नहीं है, इसमें लिखना पड़ता है नीचे। कारण दीजिए कि कैसे, मतलब कैसे कह दें कि आप ये सम है ये सम है। तो लिखेंगे कि किसी सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर सम प्राप्त होता है। तथा यहाँ तो गुणा किया तो सम आ गया, लेकिन अब इसमें सम जोड़ेंगे तब भी सम मिलेगा। तथा सम संख्या जोड़ने पर भी सम मिलता है। जोड़ने पर भी सम प्राप्त होता है। तो यहाँ से सम संख्या लिखनी आपको विषम है, तो विषम आप लिख लीजिए। तो विषम के लिए जैसे इसमें सम से गुणा गया, ये तो सम हो गई, इसमें सम से गुणा है, सम जोड़ी गई तो ये भी सम है, और इसमें सम से गुणा है, सम जोड़ी गई तो ये भी सम है। यानी कि ये और ये सम है। लिखेंगे विषम संख्या, लिखिए विषम संख्याएं। बच गई 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और ये 6 क्यू प्लस 5। क्योंकि जैसे क्यू की वैल्यू आप 2 रखिए, सम रखनी है तो 2 रखेंगे, तो 12 1 13 हो गया। यहाँ पर 12 3 15 हो गया। तो जितनी वैल्यू मिलेंगी आपको विषम मिलेंगी। तो यहाँ से विषम संख्याएं इतनी, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि इतनी संख्या विषम होती हैं। तो ये छठा सवाल, ये 7वां सवाल हो गया समाप्त। 8वें सवाल में आपसे बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। यानी कि 616 सदस्यों की एक आर्मी यानी सेना है, और उसके बाद सेना सभी हैं, 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि उन स्तंभों के उनको स्तंभों के रूप में डिवाइड करना है, सभी में संख्या समान रहे। तो बताना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होगा इसमें। तो इसमें लिखेंगे माना, 8वां सवाल है, लिखेंगे माना नहीं लिखे पहली सेना में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है, और आर्मी बैंड है एक, आर्मी बैंड सदस्यों की संख्या कितनी है, 32।
तो यहाँ से लिखेंगे समान स्तंभों तथा समान स्तंभों तथा अधिक संख्या के लिए, अधिक स्तंभों की संख्या लिखिए, समान स्तंभों तथा समान संख्या व अधिक स्तंभों के लिए अधिकतम स्तंभों के लिए जैसे आपको कोई भी दो संख्या दे दी जाए, उसमें संख्या किसी चीज़ में समान रखनी है, उसके बाद आपको बताना है कि अधिकतम संख्या क्या होगी। अगर उनको बराबर में डिवाइड करना हो तो उसके लिए आप हमेशा यूज करेंगे HCF का। HCF से इन्हीं चीज़ों को निकाला जाता है, तो HCF लिखेंगे 616 और 32 का। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आप बस यही करेंगे, HCF निकालें, यानी समान स्तंभों तथा समान स्तंभों, समान संख्या तथा अधिकतम स्तंभों के लिए निकालना है HCF किसका, 616 और 32 का। तो 616 और 32 का HCF 616 और 32 का बहुत आसानी से निकलेगा। 32 616, ये लगभग 19 का 19 2 3 57, ये लगभग 19 बार में जाएगा। 19 से जब करेंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18 के 8, नहीं 19 का 19, चलो 19 से 19 दूना 38 के 8, 19 तियाँ 57, 57 3 60, यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ से 32, ये चला जाएगा 4 बार में, 8 चौक होता है 32, तो यहाँ पर वैल्यू मिली हमको 0। जहाँ पे वैल्यू शेषफल यानी 0 मिलता है तो इधर की जो संख्या होती है वो हो जाती है HCF। ठीक है, तो HCF यहाँ से आ जाएगा 8, और HCF जैसे 8 आया तो उसका उत्तर भी 8 आ गया। तो इसमें आप नीचे लिख देंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। तो ये प्रश्नावली 1A के सवाल नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये इस सवाल में थोड़ा सा वीडियो का एरर हो गया था, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आई हुई। अब आप देख पा रहे होंगे एकदम मतलब क्वालिटी एकदम अच्छी है। तो इसमें पहली सेना की जो संख्या थी वो 616, दूसरी 32, और समान स्तंभों तथा समान संख्या तथा अधिकतम संख्या के लिए HCF निकाल देते हैं दोनों संख्या का। दोनों संख्याओं का जैसे HCF निकाला यहाँ से, तो HCF आ गया 8, तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या मिलेगी हमको 8। तो चलिए अब शुरू करते हैं 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3Q या फिर 3Q+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया कि एक पूर्णांक है A जिससे हम 3Q या 3Q+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ जो होती है कि इसकी जो वैल्यू है यानी कि C बराबर DQ+R से जब तुलना करेंगे, या फिर DQ लिखिए या BQ लिखिए, तो यहाँ से जब तुलना करेंगे इस चीज़ को बराबर लेके किया इसको, तो यहाँ से जो ये बड़ी वाली चीज़ होती है, बड़ी वाली संख्या, इसका मान हमेशा इस वाली संख्या से ज़्यादा मिलेगा। यानी कि इसका मान 3 है, B का मान, इसको आप कंपेयर करिए, ये चीज़, तो B का मान 3 है, तो R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, इससे कम मिलेगा, 0 1 2। जैसे यहाँ पर 7 होता तो इसका मान 0 से लेकर के 6 तक, 15 होता तो 0 से लेकर के 14 तक, यानी उससे हमेशा 1 कम मिलेगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से पहले इसको हटा दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे जिससे ज्ञात है, हमें ज्ञात क्या है कि R की वैल्यू मिलेगी 0 1 और 2।
तो 0 1 2 मिलेगी। और सबसे पहले जब r बराबर 0 रखेंगे हम लोग, r बराबर 0 रखेंगे इस वाले पैटर्न में, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0। यही तो हुआ। जैसे मतलब एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद हमने इस पूर्णांक को इस रूप में मान लिया है, तो ये पूर्णांक इसके बराबर जब इस रूप में माना तो इसके बराबर मिलेगा, बराबर मिल रहा है। और इसमें साथ में r की वैल्यू होती है, यहाँ पर r की वैल्यू 0 है, तो r बराबर हमने 0 रख दिया। पहले यहाँ पर आप इसको लिखने से पहले एक चीज़ लिख लेंगे कि a बराबर 3q प्लस r। अब उसके बाद ये चीज़ लिखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जब r बराबर 0 हो गया तो ये चीज़ आ गई 3q प्लस r। और इसके बाद लिखेंगे वर्ग करने पर, क्योंकि उसमें सवाल में बोला गया था कि वर्ग करके बताना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जैसे वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका तो 0 हो गया, इसका करेंगे तो 3 × 3 आएगा, और उसके साथ इसका जब करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर 3q स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट में एक छोटी सी चीज़ लिख लेंगे कि माना 3q स्क्वायर बराबर m। 3q स्क्वायर जैसे m माना तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3m। तो पहली चीज़ जो प्रूव करनी थी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m के रूप का होता है, वो चीज़ तो खैर प्रूफ हो गई। अगली चीज़ प्रूव करनी है कि 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो यहाँ से लिखेंगे जब r बराबर, बिल्कुल सेम स्टेप आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, एग्ज़ाम में लिखने हैं, सब कुछ करना है। जब r बराबर 1, ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r से। 3q प्लस r से क्या हो जाएगा कि a बराबर मिलेगा 3q प्लस r की वैल्यू 1, तो 1। उसके बाद लिखेंगे वर्ग करने पर, तो जैसे इस संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। और ये फॉर्मेट बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आप सभी को पता होगा, बहुत पहले से बताया गया है। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अभी आप कक्षा 6-7 में जैसे पढ़े होंगे तो ये चीज़ पहले लिखी होती है, ये चीज़ बाद में। तो जो जोड़ होता है उसमें क्रम विनिमय, यानी कि इसको आप इधर लिखिए या इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे लिखें आप वैसे दोनों से एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग करने पर जैसे वर्ग किया तो आ जाएगा a स्क्वायर बराबर पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि 3q के ऊपर लगाया स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × पहली संख्या, तो पहली संख्या है 3q, दूसरी संख्या है 1। और आपको ये चीज़ 3q का स्क्वायर 3 वर्ग करने पर 3q का स्क्वायर आपको पता है ये चीज़ आती है, तो इसको आप लिख लेंगे a स्क्वायर। यहाँ पर 3q का स्क्वायर ही तो किया गया था वर्ग करने पर, तो मिलेगा 3q 3 × 3q स्क्वायर प्लस, इस चीज़ को बाद में लिखिए, इसको पहले लिखिए 6 या 2 × 3q ही रहने दीजिए, प्लस उसके बाद ये जो बचा है 1 इधर लिख लीजिए। तो ये चीज़ कड़ी से रह रहे हैं ताकि लास्ट में 3m प्लस 1 दिखा सकें। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 3q स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें हम लोग तो बचेगा 3q स्क्वायर अंदर आया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो 2q बचा, और प्लस 1 दूर रखा। तो यहाँ से इस चीज़ को जैसे m पुट करेंगे तो 3m प्लस 1 भी आ रहा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे माना 3q प्लस 2q, 3q प्लस 2q बराबर जैसे ही m माना हम लोगों ने तो हमको एक चीज़ मिली कि a स्क्वायर का मान आ गया 3, इस चीज़ को m पुट करा तो 3m प्लस 1। और यही चीज़ प्रूव करनी थी जो हम लोगों ने प्रूव कर दी। पहला चीज़ पहले यहाँ प्रूव किया और दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ प्रूव किया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें आप वीडियो में, ताकि आप मतलब अच्छे समझ सकें और आगे भी इस जो मनोहर बुक है इसके सोल्यूशन आगे तक बनाया जा सके। तो ये प्रश्नावली 1A के 9 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।